हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अफगानिस्तान को लेकर खबर, बिगड़ैल पाकिस्तान को ठीक करेगा अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, 10 नवंबर को उठाने जा रहा है ये बड़ा कदम। बताएंगे दोस्तों क्या होने वाला है भारत का अगला बड़ा प्लान 10 नवंबर को। साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर कैप्टन ने परमाणु पनडुब्बी से मारी पहाड़ में जाकर टक्कर, बाल बाल बचा था चाइना। जी हाँ दोस्तों, यूएस नेवी ने जिसके बाद उठाया ये कदम, बड़ी जानकारी देंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे आगे जहां पर तालिबान के लीडरशिप में इस्लामिक स्टेट ने की घुसपैठ। जी हाँ दोस्तों, शीर्ष रैंक में शामिल हुए अपराधी सुप्रीम लीडर, जिसके बाद सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह खुद ने दे दिया बड़ी चेतावनी। बताएंगे दोस्तों आखिर कौन शामिल हुआ है वो अपराधी शीर्ष रैंक में। साथ ही आपको बताएंगे क्या चेतावनी दी गई है सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह की तरफ से। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर भारत में पेट्रोल की गलत कीमत बताकर इमरान खान ने की पाकिस्तानियों का आक्रोश दबाने की कोशिश। बताएंगे दोस्तों भारत में कितने रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बताया गया है इमरान खान के द्वारा, और पाकिस्तानी जनता को कैसे शांत कराने का पैतरा अपनाया गया है। दोस्तों बड़ी जानकारी आज आपके लिए लेकर आए हैं। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों LIC की इस योजना के बारे में, जहां मात्र हर महीने आप 233 रुपए का निवेश करके इतने लाख रुपए यानी 17 लाख करीब का शॉर्ट अमाउंट पा सकते हैं। दोस्तों तो हर तरह की आज आपको जानकारी देने वाले हैं, तो बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, और भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी अपने भारतीय होने पर पूरा गर्व है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां बिगड़ैल पाकिस्तान को ठीक करेगा अपना भारत। 10 नवंबर को उठाने जा रहा है ये बड़ा कदम। दरअसल अफगानिस्तान पर तालिबान को कब्जा जमाए 2.5 महीने से भी ज्यादा गुजर चुके हैं दोस्तों। इसके बावजूद भी अब तक ना तो किसी देश ने उसे मान्यता दी है और ना ही वहां खून खराबा कम हुआ है। अब भारत ने चुप्पी तोड़ते हुए अफगानिस्तान पर बड़ी पहल यानी कि NSA लेवल रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान करने का फैसला किया है। यानी कि सूत्रों के अनुसार भारत पहली बार अफगानिस्तान मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहा है। NSA लेवल के इस सम्मेलन में केवल अफगानिस्तान से सटे हुए देश ही नहीं दोस्तों, बल्कि उसके आसपास के एशियाई देशों को भी आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोवाल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सम्मेलन 10 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होगी। बता दें सूत्रों का कहना है कि रूस, ईरान, मध्य पूर्व और सेंट्रल एशिया के तमाम देशों ने इस सम्मेलन में भाग लेने की पुष्टि कर दी है। दोस्तों अफगानिस्तान नीति पर इसे भारत की बड़ी सफलता मानी जा रही है। हालांकि भारत से हमेशा खार खाए रखने वाले पाकिस्तान ने इस सम्मेलन में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था, आपको याद होगा। लेकिन उसके रिस्पांस को राजनयिक हल्के में खास महत्व नहीं दिया जा रहा है। यानी कि भारत ने कभी भी पाकिस्तान को सीरियसली नहीं लिया है दोस्तों, और ना ही अब ले रहा है। ऐसे में बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान के आने से जिस प्रकार से मना किया है भारत आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, यानी भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये बात आप कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। बता दें कि माना यह जा रहा है कि इस सम्मेलन के जरिए भारत दुनिया के तमाम देशों को अफगानिस्तान के मुद्दे पर एकजुट कर सकता है दोस्तों। वो इस सम्मेलन के जरिए तालिबान पर एक बार फिर इस बात का दबाव डाल सकता है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी और देश के खिलाफ हमले के लिए ना होने दे। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही वो पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी एक्सपोज कर सकता है, जिसने हथियार, पैसे और ट्रेनिंग देकर तालिबान को खड़ा किया है। इस सम्मेलन से भारत को न केवल अफगानिस्तान में रणनीतिक गहराई पाने का अवसर मिलेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी उसकी साख मजबूत होगी। यानी कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत की इमेज और ज्यादा दोस्तों बढ़ेगी, और सभी देश ये कहेंगे कि भारत ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है आतंकवाद के मुद्दे पर। ऐसे में दोस्तों बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हमने आपको दी है लाकर, और आप इस NSA लेवल रीजनल कॉन्फ्रेंस को सही मानते हैं दोस्तों तो हम इसका समर्थन करते हैं, कहना मत भूलिएगा। बात करेगी बड़ी खबर की, जहां पर कैप्टन ने परमाणु पनडुब्बी से मारी पहाड़ में टक्कर, बाल बाल बचा था चाइना। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद यूएस नेवी ने उठाया ये कदम। बता दें यूएस नेवी ने उन 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है जिन्होंने चाइना के पास समुद्र में एक पहाड़ से
परमाणु पनडुब्बी टकरा दी थी। ये तीनों अधिकारी परमाणु पनडुब्बी पर सवार थे और 2 अक्टूबर को हुई इस घटना के बाद अमेरिका का परमाणु पनडुब्बी क्षतिग्रस्त हो गया था। तो वहीं चीन लगातार अमेरिका से घटना की विस्तार पूर्वक जानकारी मांग रहा था और अब अमेरिकन नेवी ने अपने अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यूएस नेवी ने कार्यवाही करते हुए जिन अधिकारियों को उनके पदों से हटाया गया है उनमें कमांडर कैमरन अल जिलानी, लेफ्टिनेंट कमांडर पैट्रिक केशिन और मास्टर चीफ सोनार टेक्नीशियन कोरी राजर्स शामिल है। यूएस 7वें फ्लीट के कमांडर वाइस एडमिरल कार्ल थॉमस ने इन्हें बर्खास्त करने का फैसला लिया है। यूएस नेवी के इस परमाणु पनडुब्बी की कीमत 3.1 अरब अमेरिकी डॉलर था। यूएस नेवी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अक्टूबर को परमाणु पनडुब्बी की समाउंट नाम के एक पहाड़ से टक्कर हो गई थी जिसमें 11 जवान घायल हो गए थे और बयान में ये कहा गया है कि लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है और अगर नेविगेशन को सही तरीके से फॉलो किया जाता है या किया जाता तो इस घटना को रोका जा सकता था। जी हाँ दोस्तों, यानी आप समझ पाएंगे दोस्तों कि ये ऐसी वैसी पनडुब्बी नहीं, परमाणु पनडुब्बी थी दोस्तों। अगर ये ब्लास्ट कर जाता तो चाइना के चीथड़े तक उड़ सकते थे दोस्तों। बड़ी जानकारी और बहुत बड़ी खबर। साथ ही आपको बता दें कि इस बात को लेकर अब तक आग बबूला है चाइना। जी हाँ दोस्तों, चीन की तरफ से लगातार इस घटना को लेकर सबूत मांगे जा रहे हैं चूंकि यह पनडुब्बी परमाणु हथियारों से संपन्न थी। ऐसे में आपकी क्या राय सुझाव होगी दोस्तों, बताइएगा जरूर। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तालिबान की लीडरशिप में इस्लामिक स्टेट ने की है घुसपैठ। शीर्ष रैंक में शामिल हुआ अपराधी, जिसके बाद सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अंखुंदजादा ने चेताया है। दोस्तों बता दें, तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अंखुंदजादा ने समूह को चेतावनी दी है कि इसकी रैंकों में अज्ञात लोग शामिल हो सकते हैं जो सरकार की इच्छा के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये चेतावनी अंखुंदजादा द्वारा दिए गए एक बयान के जरिए आई है दोस्तों, जो गुरुवार को तालिबान के सोशल मीडिया अकाउंट पर व्यापक रूप से सर्कुलेट हो रही थी। 3 महीने पहले अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद भी तालिबान के सुप्रीम लीडर को अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। गौरतलब है कि तालिबान ने 15 अगस्त को राजधानी काबुल पर कब्जा जमा लिया था। अमेरिकी सैनिकों द्वारा युद्धग्रस्त मुल्क को छोड़कर जाने की तारीख का ऐलान होने के बाद से ही तालिबान ने अपनी बढ़त तेज की और देखते ही देखते पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा जमा लिया। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर चीनी धमकियों के बीच अमेरिका के बाद ताइवान को मिला अब यूरोप का साथ, कहा मजबूत करेंगे संबंध। जी हाँ दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच तनाव को देखते हुए अमेरिका ने ताइवान को हर संभव सहयोग की बात कही है और अब यूरोप ने भी ताइवान को मदद की बात कही है। दोस्तों, यूरोप के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि ताइवान राजनयिक रूप से अलग और अकेला द्वीप नहीं है। प्रतिनिधि मंडल ने यूरोपीय यूनियन और ताइवान से संबंधों को मजबूत करने के लिए साहसिक कार्रवाई की अपील की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ताइवान का वेटिकन सिटी को छोड़कर किसी भी यूरोपीय देश के साथ औपचारिक संबंध नहीं है, लेकिन ताइवान यूरोपीय देशों के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहता है। ऐसे कई बार ताइवान के सीनियर अधिकारियों ने यह बात कही है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत में पेट्रोल की गलत कीमत बता इमरान खान ने की पाकिस्तानियों के आक्रोश को दबाने की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग को लेकर हंगामा बरपा हुआ है। आम लोग जहां आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं तो वहीं विपक्ष इमरान खान को घेरने में जुटे हुए हैं। इसी बीच इमरान खान ने पाकिस्तानियों का गुस्सा दबाने के लिए भारत में महंगे पेट्रोल का हवाला दिया और इसकी कीमत बढ़ा चढ़ाकर 150 रुपए प्रति लीटर बताया है। दोस्तों, इमरान खान ने अपने मुल्क में पेट्रोल की कीमत जो कि 146 रुपए प्रति लीटर है दोस्तों, उसको क्षेत्र में सबसे कम बताया है। आपको बता दें दोस्तों, इमरान खान ने एक्चुअल में क्या कहा, उन्होंने कहा कि आज भारत में भी हंगामा यानी पेट्रोल की कीमत को लेकर हंगामा है और पेट्रोल की कीमत 150 रुपए प्रति लीटर है, जबकि बांग्लादेश में 200 रुपए लीटर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में सबसे कम 146 रुपए प्रति लीटर बताया है। अटोक में एक अस्पताल की नींव रखते हुए इमरान खान ने यह बात कही है। दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि तेल आयातक देशों में पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमत सबसे कम है। गौरतलब है कि भारत में भी पेट्रोल की कीमत अधिकतर राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर के पार जा चुकी थी, लेकिन दीपावली पर केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कटौती और फिर कई राज्यों की ओर से वैट घटाने के बाद ग्राहकों को राहत मिली। और ऐसे में दोस्तों, इमरान खान झूठी अफवाह पाकिस्तान के माध्यम से पूरे विश्व में फैला रहे हैं दोस्तों, और भारत के प्रति लीटर
पेट्रोल को 150 रुपए में बता रहे हैं दोस्तों, और अपनी पाकिस्तानियों के गुस्से को शांत कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर मैं सब देश के प्राइस बढ़ाकर बताऊंगा और अपने देश की सबसे कम प्राइस बताऊंगा तो हमारी जनता खुश हो जाएगी। उनको लगेगा कि हमारा पीएम सबसे बेस्ट है, जो कि सबसे बुरा है। जी हाँ दोस्तों, आपकी क्या राय सुझाव होगी इमरान खान को लेकर, इस फैसले को लेकर बताना, कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। और चलते अगली खबर की तरफ, लेकिन जिन भाई और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान में सिर्फ 15 दिनों का ही चीनी स्टॉक है। शहबाज शरीफ ने महंगाई को लेकर इमरान खान पर कसा है तंज। जी हाँ दोस्तों, शहबाज शरीफ ने कहा है कि देश चीनी संकट से गुजर रहा है क्योंकि चीनी का मौजूदा स्टॉक केवल 15 दिनों का ही चलेगा। जियो न्यूज ने शहबाज के हवाले से लिखा है कि संकट के बावजूद पीएम इमरान खान के पास अपने भाषणों के लिए और भाषणों के जरिए जुबानी सेवाएं देने से बेहतर कुछ और नहीं है। उन्होंने कहा कि चीनी के दामों में 5 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है, जिससे थोक बाजार में भाव 130 रुपए प्रति किलोग्राम से ज्यादा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर चीन का नया पैंतरा, ताइवान की आजादी का समर्थन करने वालों को अब आजीवन अपराधी बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बता दें चीन ताइवान की आजादी का समर्थन करने वाले लोगों को आजीवन अपराधी बनाएगा। ये बात चीन के ताइवान मामलों के ऑफिस के प्रवक्ता जू फेंगलियन ने कहा है। दोस्तों, ये पहली बार है जब चीन ने ताइवान की आजादी के समर्थकों खुले तौर पर धमकी दी है। हालिया दिनों में चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ा है। ताइवान लगातार बीजिंग के बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है और अक्टूबर महीने में चीन ने ताइवान के वायु क्षेत्र में करीब 200 लड़ाकू विमान भेजे थे और चीन ने लगातार ताइवान पर अपना दावा किया और ताइवान को चीन में मिलाने के लिए जबरन सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं किया है। और ऐसे में दोस्तों, जो ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जो भी ताइवान की आजादी की मांग करेगा या ताइवान की आजादी का समर्थन करेगा उनको आजीवन अपराधी बना दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उनको कोई राहत नहीं दी जाएगी और उनको परमानेंट जेल में बंद कर दिया जाएगा अंतिम सांस तक के लिए। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर। बात करें अगली खबर की, जहां तालिबान के आगे झुकी इमरान खान सरकार, आतंकियों को छोड़ने की तैयारी में पाकिस्तान। जी हाँ, चरमपंथी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के साथ पाकिस्तान सरकार बातचीत कर रही है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारी देश में 2 दशक से अधिक से चल रहे आतंकवाद को खत्म करने के लिए शांति समझौते की मांग की है। बता दें, डॉन न्यूज ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में दोनों पक्षों के बीच 2 हफ्तों से जारी बैठक के बाद से समझौता आकार लेने लगा है। टीटीपी ने अपने कई लड़ाकों की रिहाई की मांग की है, लेकिन इनकी संख्या 2 दर्जन से अधिक नहीं बताई जा रही है। ये लड़ाके मध्यम या सीनियर स्तर के कमांडर नहीं है। कैदियों के रिहा होने के बाद संघर्ष विराम लागू हो जाएगा और ऐसे में पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा है कि हम सतर्क हैं और चीजों का ध्यान में रखते हुए ही किसी समझौते की ओर पहुंच रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों, एक बातचीत में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने माना था कि उनकी सरकार टीटीपी के साथ बातचीत कर रही है ताकि वे हथियार आत्मसमर्पण कर सके और माफी मांगे। लेकिन दोस्तों, सब में बड़ी बात यह है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जहां पर अब आतंकियों को छोड़ने की तैयारी में है इमरान सरकार। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर भारत की पाकिस्तान को बड़ी नसीहत, कहा श्रीनगर शारजाह उड़ान लोगों के लिए है फायदेमंद, हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति दे पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, श्रीनगर से शारजाह जाने वाली उड़ान को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल न करने देने का मुद्दा भारत ने पाकिस्तान के सामने उठाया है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार राजनयिक चैनलों के जरिए भारत ने पाकिस्तान के सामने यह मामला उठाते हुए इस फैसले को बदलने की मांग की है। भारत सरकार का कहना है कि ये उड़ान सेवा जारी रखने से आम लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर हमारी दिवाली पर अमेरिका भी जगमगाया। पहली बार वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दिखाई ये नजारा। जी हाँ दोस्तों, दीपावली की जगमगाहट केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी देखने को मिली। हमारी दिवाली की खुशियों में शामिल होने के लिए अमेरिका ने भी खास इंतजाम किए हैं। न्यूयॉर्क में वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को पहली बार दिवाली थीम वाले एनिमेशन से सजाया गया। इसके साथ साथ आतिशबाजी भी की गई। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एनिमेशन को देखने के लिए हडसन नदी के दोनों किनारों पर लोगों की भीड़ जुट गई। वो इस खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद करते नजर आए। जी हाँ दोस्तों, आप भी ये चित्र स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। दोस्तों, बता दें, न्यूयॉर्क के वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एनिमेशन 2 नवंबर को शाम 6 बजे स्थानीय समय के अनुसार लाइव हुआ था और 4 नवंबर तक
जारी रहा था। दिवाली की थीम से सजे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है दोस्तों, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर इसी खबर से जुड़ी बड़ी खबर, दुनिया में दिवाली के जश्न के बीच जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन ने भी इस अंदाज में दी बधाई। जी हाँ दोस्तों, बता दो दिवाली के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन ने एक संयुक्त बयान में कहा है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस साल की दिवाली के और भी सार्थक मायने हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति और प्रथम महिला राष्ट्रपति की पत्नी होने के कारण व्हाइट हाउस में दिवाली मनाते हुए 7 दिया जलाना हमारे लिए सम्मान की बात है। प्रकाश का ये पर्व अमेरिका, भारत और दुनिया भर में 1 अरब से अधिक हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध लोगों को द्वारा मनाया जाता। आपको बता दें कि जो बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में एक दिया जलाते हुए अपनी तस्वीर साझा की है। दोस्तों, हम जो बाइडेन के इस ट्वीट को भी आपको दिखा पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में भारत के इस त्योहार यानी दीपावली को मनाने के लिए जो बाइडेन को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा दोस्तों, और आप भी उनको हैप्पी दिवाली, चाहे बीत गई हो दिवाली फिर भी जरूर कहना मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर आखिर क्या है चीन का हाइब्रिड वारफेयर, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिवाली पर किया सैनिकों को सतर्क। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जम्मू कश्मीर के नौशहरा में सेना के 80 ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर पहुंचे तो उन्होंने सैनिकों से मुलाकात में चीन की ओर से पैदा किए गए नए खतरे के लेकर भी आगाह किया। ये खतरा थल, जल या नभ में नहीं बल्कि हाइब्रिड वारफेयर की चीन की रणनीति का है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा यानी मोदी जी ने कहा कि हमें बदलते हुए हालातों में युद्ध के नए तरीकों को समझना होगा और उसके मुताबिक ही अपनी तैयारी करनी होगी। पीएम नरेंद्र मोदी जी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पेंटागन की एक रिपोर्ट में भी चीन की ओर से LAC की 1957 किलोमीटर सीमा पर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की पुष्टि की गई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर खालिस्तान बनाने को हो रही कनाडा से क्या फंडिंग, जांच के लिए पहुंची NIA की टीम। जी हाँ दोस्तों, खालिस्तान समर्थक संगठनों की ओर से कुछ NGO को फंडिंग किए जाने का आरोप है। इसकी जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम शुक्रवार को कनाडा पहुंची है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर अमेरिका की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है दोस्तों कि 10 साल में चीन के पास होंगे 1000 परमाणु हथियार। जी हाँ, रिपोर्ट्स के अनुसार चीन इस दशक के अंत यानी 2030 तक 1000 परमाणु हथियारों के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि अगले दशक तक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का लक्ष्य अपने परमाणु हथियारों का आधुनिकीकरण और विस्तार करना है। जी हाँ दोस्तों, बात कर अगली खबर की, जहां पर यूएस ने कही है बड़ी बात, बताया ईरान ने वियतनामी तेल टैंकर पर किया है कब्जा। जी हाँ दोस्तों, अधिकारियों ने बताया है कि अर्धसैनिक बल ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जवानों ने 24 अक्टूबर को हथियारों के दम पर MV साउथिक्स सेंटर टैंकर पर नियंत्रण कर लिया है। दोस्तों, अमेरिकी बलों ने इस घटना की निगरानी की, लेकिन उन्होंने कई कार्रवाई नहीं की है क्योंकि टैंकर ईरानी जल क्षेत्र में चला गया था। हालांकि अभी तक टैंकर जब्त किए जाने का मकसद स्पष्ट नहीं हो पाया है। बात करें अगली खबर की, जहां पर वैक्सीन के बाद कोरोना की टैबलेट भी बना दी गई है। दोस्तों, अस्पताल में भर्ती होने और मौत का जोखिम 90% कम हो गया है। बता दें, दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंक ने शुक्रवार को कहा है कि उसकी प्रायोगिक एंटीवायरल गोली से अस्पताल में भर्ती होने और जान जाने का जोखिम 90% तक कम हो जाता है। बता दें, कंपनी इसी के साथ अमेरिकी बाजार में कोविड-19 के खिलाफ आसानी से इस्तेमाल की जा सकने वाली पहली दवा पेश करने की दौड़ में शामिल हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए जो भाई बहन हमारे चैनल पर आज नए हैं, रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को WHO की मंजूरी के बाद जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को वैश्विक मान्यता दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जयशंकर ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इमरजेंसी इस्तेमाल का अप्रूवल मिल जाने से कई भारतीयों को यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। ये वैक्सीन इक्विटी में भी योगदान देता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि WHO की ओर से भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मान्यता मिलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की वैश्विक मान्यता भी। अगर आप भी सही मानते हैं इनकी बात को तो कमेंट में मोदी जी के विजन को ही इंटरनेशनल अप्रूवल मिला है ये बात कहना मत भूलिएगा। दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यहाँ का पानी और यहाँ की जवानी दोनों पहाड़ के काम आएगी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल यानी केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक
चेक किया। पीएम मोदी जी ने केदारनाथ के गर्भगृह में पूजा की, फिर मंदिर की परिक्रमा की। प्रधानमंत्री ने आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का अनावरण भी किया। इसके साथ ही केदारनाथ धाम में कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसके बाद मोदी जी ने यहाँ कहा कि तबाही के बाद केदारनाथ धाम क्या पहले से अधिक शान के साथ खड़ा होगा। ये पहले लोग सोचते, लेकिन अब केदारनाथ फिर आन बान शान के साथ खड़ा है और ये विकास कार्य ईश्वर की कृपा से संभव हुआ है। जय केदार बाबा कहना मत भूलिएगा दोस्तों कमेंट में। अगली खबर की बात करें तो दिवाली में लोगों ने किया रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी। 1.25 लाख करोड़ रुपए का हुआ कारोबार। जी हाँ दोस्तों, दिवाली त्योहार में लोगों ने जबरदस्त खरीदारी की है। इस वजह से करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का बड़ा कारोबार हुआ है दोस्तों। ये जानकारी व्यापारिक संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT की ओर से दी गई है दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर समीर वानखेड़े से वापस लिया गया आर्यन खान का केस। अब इस अफसर को मिली है जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, मुंबई ड्रग्स केस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पर अब मुंबई NCB इस मामले की जांच नहीं करने वाली है। ये वही केस है जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान फंस गए थे। इसके अलावा नवाब मलिक के दामाद के खिलाफ भी जो मामला चल रहा था उसकी जांच भी अब मुंबई जोन की NCB नहीं करेगी। मुंबई जोन से आर्यन समेत 6 केस वापस ले लिए गए हैं दोस्तों। ये भी जानकारी सामने आई है कि अब इन मामलों में समीर वानखेड़े जांच नहीं करेंगे, बल्कि NCB अधिकारी संजय सिंह की अध्यक्षता में जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे में समीर वानखेड़े से ये हाई प्रोफाइल केस वापस ले लिया गया है। कहा यह जा रहा है कि आर्यन केस के दौरान समीर वानखेड़े पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे और एक गवाह ने वसूली वाली बात भी कही थी दोस्तों। ऐसे में ये बड़ी जानकारी थी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर दोस्तों। क्या इनको गलत फंसाया गया है या नहीं? आपका जो भी सुझाव हो बताना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें तो छठ पर दिल्ली में 10 नवंबर को होगी छुट्टी। सियासी खींचतान के बाद आम आदमी सरकार का ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बिहार के लोगों के खास पर्व छठ को लेकर दिल्ली में बड़ी घोषणा हुई है। दिल्ली सरकार ने छठ पर्व पर छुट्टी की घोषणा करते हुए कहा है कि इस पर्व के लिए 10 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि बहुत ज्यादा दबाव के बाद दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों बताना मत भूलिएगा। और कितने भाई बहन जो छठ पूजा मनाते हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा दोस्तों। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर आप सभी के लिए बड़े ही काम की बात। LIC की इस योजना में हर महीने करें महज 233 रुपए का निवेश, आपको मिलेंगे 17 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में देश में शायद ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम के बारे में नहीं जानता होगा। अब भले ही निवेश के कोई विकल्प मौजूद हो, लेकिन एक समय था जब LIC को ही निवेश के लिए सबसे बेहतरीन और एकमात्र विकल्प माना जाता था। वैसे तो LIC की कई शानदार योजनाएं हैं जिनमें निवेश करके आप लखपति बन सकते हैं। अगर आप कम पैसे निवेश करके अच्छी मैच्योरिटी पाना चाहते हैं तो LIC की जीवन लाभ योजना चुन सकते हैं दोस्तों। इस योजना में आपको हर महीने मात्र 233 रुपए का ही निवेश करना होगा और मैच्योरिटी पर आपको कुल 17 लाख रुपए की राशि मिलेगी। दरअसल ये नॉन लिंक्ड स्कीम है, 936 इसका कोड है दोस्तों, इसलिए इसे सुरक्षित स्कीम माना जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इस स्कीम को 8 से 59 साल की उम्र के लोग निवेश कर पाएंगे दोस्तों। और इसमें आपके पास 16 से 25 साल तक की बीमा अवधि चुनने का विकल्प होता है और इस योजना की न्यूनतम कवर राशि 2 लाख रुपए है। बाकी इन्फॉर्मेशन हमने स्क्रीन पर दे दी है दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद। और भैया दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।